नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम प्रगतिवाद कर चुके हैं, जो कि भाग 24 तक हमने पूरा किया है। आज हमारा भाग 25 है और हम देखते हैं प्रगतिवाद के बाद एक और धारा आती है प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद आते हैं प्रपद्यवाद। तो प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद जो है आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। वो छायावाद उत्तर काल ही चल रहा है। तो हम आज प्रयोगवाद पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं प्रपद्यवाद का इससे क्या संबंध है। तो ये सब देखते हैं। तो प्रगतिवाद की जो अतिशय सपाट बयानी और सीधे जीवन समस्याओं का चित्रण की जो एक रस्ता के विरुद्ध 1943 ईस्वी के आसपास नए प्रयोगों का आंदोलन चला और प्रयोगवाद कहलाया है। 1943 से 1953 ईस्वी का जो समय हुआ है वो प्रयोगवाद कहलाता है। प्रगतिवाद में क्या था, सपाट सीधे जो भी बात होती थी उसको सीधे बोल दिया जाता था, जीवन समस्याएं का चित्रण किया गया है उसमें। तो ये सब जो है अब प्रयोगवाद में नहीं है। इसमें नए नए प्रयोगों की बात की गई है कि नए प्रकार से कविता का जो है, हम किस प्रकार से कविता का रचना करें, किस प्रकार से कविता लिखी जाए कि उसमें नए नए प्रयोग सामने आए। चाहे तो वो जीवन से संबंधित बातचीत हो, चाहे वो भाषा शैली की बातचीत हो, चाहे उसमें अलंकारों की बात हो, नए बिंब की बात हो, नए प्रतीकों की बात हो, तो सारे कोई नया प्रयोग करने की बात आ रही है। तो इसमें जो इसकी विशेषता रही है वो रही हैं। सबसे पहला है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद है। इसमें बहुत ज़्यादा अति व्यक्तिवाद है। इसमें शुरुआत हो जाती है प्रयोगवाद से ही। अहमनिष्ठ है यानी कि अहंकार है इसमें भरा हुआ, ऐसा व्यक्तिवाद है। अति नग्न यथार्थवाद है, यानी कि यथार्थवाद तो होता है जैसी असलियत है समाज की उसको सामने पेश कर देना, यानी कि उसको प्रस्तुत कर देना। लेकिन अति नग्न का मतलब है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हमें बोलने में भी शर्म आती है, जो सच तो होती है और सत्य होती है, लेकिन हम उसे अपने जबान से नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अति नग्न यथार्थवाद के अंतर्गत जो है उन बातों को भी जो है बोला जा रहा है कविताओं के अंतर, जिसमें जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, जो हम थोड़ा सा छुपाव कर जाते हैं। निराशावादिता है, इसमें निराशा की बात की गई है। दुख का महत्व इसमें स्वीकार किया गया है कि दुख होता है। क्षणवाद है और नियतिवाद है कि प्रत्येक क्षण के क्या जो है महत्व है, और नियति जो है अपना किस प्रकार से कार्य करती है। विषय विषय वैविध्य है, यानी कि अलग अलग विषयों के ऊपर कविताएं रची गई हैं इसमें प्रयोगवाद में। अति बौद्धिकता है, बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। युग जीवन का चित्रण किया गया है, जो उस युग में चल रहा था सारा जीवन, उसका पूरी प्रकार से चित्रण किया गया है। शिल्प विधान है, भाषा शैली की विचित्रता है। इसमें नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है, नई प्रतीकों का प्रयोग है, नए बिंब विधान का प्रयोग किया गया है, नए शब्दों का भी प्रयोग है, और वाक्य विन्यास में भी नवीनता है। तो हर प्रकार से हर चीज़ को लेकर जो है प्रयोग करने की बात की गई है कि हर प्रकार से कविता किस प्रकार से नई बने, उसका किस प्रकार से हम नई चीज़ों का प्रयोग करें कविता के अंतर्गत। तो ये ही प्रयोगवाद है हमारा। फिर आगे जो है उन्होंने 1943 ईस्वी में जो है तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 7 कवियों की 7 कविताओं को संकलित करके उनको तार सप्तक के नाम से प्रकाशित करवाया। अभी जो प्रयोगवाद है और ये उसके बाद प्रपद्यवाद आता है और नई कविता आते हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि और विकास होता चला गया है। तो इन्होंने आगे ने जो है 1943 ईस्वी में जो तत्कालीन उस टाइम पे पत्र पत्रिका चल रही थी, उसमें 7 कवियों की 7 कविताएं संकलित करके उन्हें तार सप्तक के नाम से जो है प्रकाशित करवाया है इन्होंने। तार सप्तक जो है पहला वाला जो तार सप्तक कहलाता है 1943 ईस्वी, उसके प्रथम के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद का श्री गणेश हुआ है, यानी कि प्रथम तार सप्तक जब आया है उसी के साथ में प्रयोगवाद का जो है हम कह सकते हैं शुरुआत हुई है। प्रयोगवाद के प्रवर्तन का जो श्रेय है वो अज्ञे को प्राप्त हुआ है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका नाम पूरा पता होना चाहिए क्योंकि एक बार पेपर में इनका पूरा नाम भी पूछ लिया गया था। फिर प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। तो शब्द प्रयोग की बात हो रही है, ये नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। इनका जो निबंध था प्रयोगवादी रचनाएं, उसके अंतर्गत इन्होंने शब्द प्रयोग किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। और प्रयोगवाद को बहुत सारे नाम अलग अलग भी दिए हैं लोगों ने। फिर आगे ने जो है तार सप्तक की जो भूमिका है उसमें प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो कविता है ये जो है हमारा परिणाम नहीं है, हम अभी भी अन्वेषी हैं। राहों में मतलब राहों के अन्वेषी का मतलब है कि अभी भी हम जो है इसमें आविष्कार कर रहे हैं, अभी भी अन्वेषण खत्म नहीं हुआ है, अभी किसी हम अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंचे, इसलिए उनको राहों के अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद जो है वो फ्रायड के दर्शन से भी प्रभावित है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि किस दर्शन से प्रभावित है, तो फ्रायड के दर्शन से भी प्रभावित है। फिर इसमें अगेन जो है दूसरा सप्तक तार सप्तक आया सबसे पहले, उसके बाद प्रथम सप्तक आया, द्वितीय सप्तक आया, तृतीय सप्तक आया, चतुर्थ सप्तक आया।
जो है तार सप्तक की बात कर लेते हैं। प्रथम सप्तक को तार सप्तक नाम दिया गया है, उसके बाद तार सप्तक नाम नहीं दिया है, फिर बोला गया है द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चौथा सप्तक। तो जो दूसरा सप्तक है द्वितीय सप्तक, उसकी भूमिका में लिखा है अज्ञेय ने कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, वादी नहीं रहे, नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये दूसरा सप्तक की बात कर रहे हैं। तार सप्तक जो थे ये अपने आप को प्रयोगवादी कह रहे थे, उसके बाद दूसरे सप्तक में जो है इन्होंने बात ये कह दी है कि हमें प्रयोगवादी कहना जो है वो उतना उचित नहीं है, निरर्थक है। मतलब हमें कवितावादी कहना जितना निरर्थक है उतना ही प्रयोगवादी कहना भी। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, मतलब सब कुछ प्रयोग ही नहीं है, वह साधन है प्रयोग के द्वारा जो है, और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तो यहाँ पर आगे जो है प्रयोग को सिर्फ एक साधन मान रहे हैं, साध्य नहीं मान रहे, यानी कि अपना लक्ष्य नहीं मान रहे हैं, सिर्फ साधन मान रहे हैं कि इसके द्वारा जो है हम अपनी कविता रच रहे हैं, प्रयोगों नए नए प्रयोगों के द्वारा। ये दूसरा सप्तक में बोला है इन्होंने। फिर इसके बाद तार सप्तक में जो कवि है आप देख लीजिए, तार सप्तक के कवि जो है अज्ञेय है, रामविलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बलवंत, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तो इस तरीके से ये 7 कवि हैं यहाँ पे। और आपको जो जितने भी सप्तक हैं, चारों सप्तक हैं, पहला वाला तो तार सप्तक है, फिर द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चौथा सप्तक, इनके आपको कवियों के नाम जरूर याद करने हैं कि हर सप्तक में कौन कौन से 7 कवियों का जो है समूह रखा गया है। तो ये इसमें से क्वेश्चन आता है पेपर में। जन्म मृत्यु देखिए सबकी दी हुई है, यहाँ पे जन्म स्थान दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नाम होना पता होना बहुत ज़रूरी है कि तार सप्तक का समय कौन सा है 1943, और इसमें कौन से 7 कवि हैं, ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरे सप्तक की बात करते हैं। दूसरे सप्तक का समय काल जो है 1951 है, और इसमें जो संकलित कवि हैं 7 वो हम आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तो इसमें एक जो है स्त्री भी हैं यहाँ पे, शकुंतला माथुर। तो इस तरीके से आपको ये 7 कवि भी याद करने हैं यहाँ पे आपको, द्वितीय सप्तक के भी। और इनके देखिए जन्म मृत्यु भी दिया हुआ है, जन्म स्थान भी दिए हुए सारे आपको। तो इस तरीके से आपको इनके नाम याद करने हैं। तीसरे सप्तक के जो संकलित कवि हैं और इसका समय काल क्या है 1959 ईस्वी। इसके 7 कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। तो ये 7 जो हैं ये तीसरे सप्तक के हैं, और इनके जन्म मृत्यु भी इधर दिए हैं और जन्म स्थान भी इधर दिए हैं। अब जो प्रथम वाला है तार सप्तक, तब तक तो हमारा प्रयोगवाद चल रहा था। द्वितीय सप्तक के बाद से जो है हमारी नई कविता आती है। मैं चाहती तो आपको नई कविता में 3 सप्तकों के नाम देती, और प्रथम वाले जो है तार सप्तक उसको प्रयोगवादी काव्य में दे देती, तो आप इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सारे जो हैं चारों सप्तक के नाम जो है इसी वाली वीडियो में डाल दिए हैं। बाकी 3 सप्तकों को हमने अलग करके नहीं पढ़ा है। तो चौथा सप्तक की बात करते हैं इसमें। चौथा सप्तक के जो 7 कवि हैं वो है अवधेश कुमार है, राजकुमार कुंभज है। समय देख लीजिए 1979 समय है। स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो यहाँ पे भी एक स्त्री है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको 7 जो है ये कवियों के नाम जो है सभी के आपको याद करने हैं, तार सप्तक के, द्वितीय सप्तक के, तृतीय के और चौथे सप्तक के। इनमें से ही कोई ना कोई प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है कि इनका समय काल कौन कौन सा है। तार सप्तक का समय जो है वो 1943 ईस्वी है, दूसरे सप्तक का 1951, तीसरे सप्तक का जो समय काल है वो आपका 1959 है, और चौथे का जो समय है वो 1979 ईस्वी है। तो इस तरीके से आपको चारों के जो है सन भी याद करने हैं। चारों में कौन कौन से 7 कवियों का जो है समूह है, वो 7 कवि आपको इकट्ठे इकट्ठे याद करने हैं। वो आप अपनी ट्रिक जो है खुद भी बना सकते हैं, अपनी सबकी ट्रिक्स होती हैं याद करने की। फिर प्रयोगवाद के संबंध में कुछ विद्वानों के मत भी इस प्रकार हैं। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं प्रयोगवाद जो है एक शैलीगत विद्रोह है, यानी कि शैली के द्वारा जो है हर बात का विद्रोह करने की जो शैली है वो जो है प्रयोगवाद में दिखती है हमें। प्रयोगवाद जो है दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यानी कि रिसर्च की बात जब हम करते हैं, बहुत अनुसंधान है, दृष्टिकोण के ऊपर ही आधारित है पूरा प्रयोगवाद। केशरी कुमार बोल रहे हैं। फिर प्रयोग जो है कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये रघुवीर सहाय कह रहे हैं। और सबके अपने अपने ये जो परिभाषाएं हैं इसमें से कोई भी पूछी जा सकती है। फिर समाज के हित में जैसे क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं प्रयोगवाद के संदर्भ में। अब आता है उसके बाद हमारा प्रपद्यवाद, यानी कि नकेनवाद। प्रपद्यवाद जो होता है उसमें 2 चीजें मिलकर बन रही है, प्र जमा पद्य।
तो प्र जमा पद्य का अर्थ ये हुआ, प्र मतलब हो गया प्रयोगवादी और पद्य का मतलब हो गया काव्य। प्र पद्य जो है देखिए दो हिसाब से बनता है, हमारा प्र होता है जमा हमारा इसमें पद्य आता है, तो प्र से तो बन गया प्रयोगवादी और पद्य मतलब काव्य, यानी कि ऐसा काव्य जो कि प्रयोगवादी है। जो ये प्रपद्यवादी जो लोग रहे हैं ये अपने आप को असल में प्रयोगवादी मानते हैं, वास्तविक प्रयोगवादी कहते हैं ये अपने आप को। और जो आगे रहे हैं जिन्होंने तार सप्तक दिया है उनको ये जो है प्रयोगवादी नहीं मानते, उनको ये जो है प्रयोगवादी से अलग मानते हैं, प्रयोगशील कवि मानते हैं कि जो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रयोगवादी नहीं मानते हैं ये उसको। और प्रपद्यवाद में बता दिया मैंने प्रयोगवादी कवि हैं, और इसको हम नकेनवाद भी कहते हैं। नकेनवाद में तीन अक्षर बन रहे हैं, न, के और न जो है। पहले देख लेते हैं प्रपद्यवाद का जो प्रवर्तन है वो नलिन विलोचन शर्मा ने किया गया, और जो नाम दिया गया है ये किसी आलोचक के द्वारा नहीं दिया गया है, स्वयं जिन्होंने इसका निर्माण किया है उनके द्वारा ही इसका नाम दिया गया है। सन 1956 ईस्वी में जो है नलिन विलोचन शर्मा की जो प्रकाशित संकलन है नकेन के प्रपद्य, उसमें जो है इसका प्रवर्तन किया गया, इसकी शुरुआत की गई है प्रपद्यवाद की। नकेनवाद भी कहते हैं इसे, न से नलिन विलोचन शर्मा, के से बनता है केसरी कुमार, कहीं कहीं केसरी कुमार भी मिल जाएगा आपको, और जो न है न के न से बनता है नरेश मेहता। तो इस पे भी एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है पहले कि नकेनवाद में कौन कौन से तीन लोग सम्मिलित हैं, तो न से याद कर लीजिए नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और तीसरा न से नरेश मेहता। इस तरीके से सीक्वेंस है इनका तीनों का। फिर नकेनवाद में जो है प्रयोगवाद को स्पष्ट करने के लिए 12 सूत्र रखे गए हैं, और मतलब 12 इन्होंने अपने जो कहते हैं ना फॉर्मूला सूत्र जो है बताए हैं हमें। प्रपद्यवाद जो है, अब क्या है प्रपद्यवाद? प्रपद्यवाद जो है एक प्रयोग का दर्शन है, यानी कि प्रयोगवाद की बात हम कर रहे हैं। प्रयोगवाद जो है और प्रपद्यवाद और नई कविता जो है तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त तो इन तीनों को, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद और नई कविता को मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है इन्होंने, कि प्रयोगवाद तो मुन्नी हुआ, छोटी है, और प्रपद्यवाद जो है युवती बन गई है, और नई कविता जो है बहू बन गई है। यानी कि आप इस तरीके से जो है इसको समझ सकते हैं कि मुन्नी मतलब छोटी लड़की है, और उसका और विकसित रूप जो हो गया युवती यानी कि प्रपद्यवाद, और जब वो बहू बन के जाती है यानी कि नई कविता, तो तीनों आपस में एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े पड़े हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त ने इस प्रकार से समझाया है। प्रपद्यवाद जो है प्रयोग का दर्शन है जो एकीकृत गुण को काव्य गुण मानता है। प्रपद्यवाद अनुभूति को शब्द से अलग नहीं देखता। प्रपद्यवाद के बारे में बहुत सारी बात की गई है। प्रपद्यवाद एक प्रकार का काव्य आंदोलन रहा है, और जो है इसका जो लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य जो है प्रयोग ही मानते हैं। ये अपने आप को असल में प्रयोगवादी कहते हैं। प्रयोगवादी तो अपने आप कहते हैं कि हम प्रयोगवादी हैं, तार सप्तक तक उन्होंने प्रयोगवादी कहा है आगे ने। लेकिन ये लोग जो थे ये भावुकता के विरोधी रहे हैं। इन्होंने बौद्धिकता और वैज्ञानिकता से नयापन पैदा करने के पक्ष धर रहे हैं हमेशा, की भावुकता तो कोई चीज़ होती नहीं है, भाव कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ बौद्धिकता है, सब कुछ वैज्ञानिकता है, जिससे हम नयापन ला सकते हैं, जिससे हम नए प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसा कहते हैं प्रपद्यवादी, जो इनका अपना है। इनका सार है कि जो प्रपद्यवाद जो है न सिर्फ शास्त्र या दल निर्धारित नियमों को मानता है, बल्कि जितने भी पूर्ववर्ती लोग रहे हैं उनकी परिपाटियों को भी ये लोग गलत मानते हैं। ये अपने आप को ही सही साबित सिद्ध करना चाहते हैं ये तीनों लोग, जो कि ये नकेनवाद है यानी कि प्रपद्यवाद की बात हम कर रहे हैं। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में अंतर जो है प्रयोग संबंधी है। प्रपद्यवाद जो है प्रयोग को साध्य मानता है, साध्य का मतलब है लक्ष्य। इनका अंतिम लक्ष्य है प्रयोग करना, यानी कि नई चीज लाना, सिर्फ इनका लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य प्रपद्यवाद है। जबकि जो प्रयोगवादी रहे हैं वो प्रयोग को साधन मानते हैं, यानी कि कोई भी नया प्रयोग हम जब कर रहे हैं वो एक प्रकार का साधन है। जो भी हमारी अपनी बात हम कहना चाहते हैं काव्य में, केवल वो नया प्रयोग जो है वो उसका साधन है। कोई भी हम नई शैली का प्रयोग करते हैं तो वो केवल उसका साधन है, नए अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो वो केवल साधन है। लेकिन जो है प्रपद्यवाद जो है प्रयोग करना जो है कि हाँ हमें नई चीज करनी है काव्य में, वो उसको अपना लक्ष्य मानते हैं। प्रपद्यवाद और प्रयोगवादियों में ये अंतर है। अब जो प्रपद्यवाद की हम बात कर रहे हैं ये नकेनवाद भी कहलाता है। इसके तीन कवि जो है नरेश मेहता, पहले नरेश मेहता को ही हम पढ़ लेते हैं। 1922 का जन्म है, शाहजहाँपुर मालवा। संपूर्ण रचनाओं पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1992 में। इनकी रचनाएं देख लीजिए, संशय की एक रात है, महाप्रस्थान है, प्रवाद पर्व, शबरी और प्रार्थना इनकी जो है खंड काव्य है इनके, और मुक्तक काव्य है इनकी वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सवा है इनका, और तुम मेरा मौन हो, अरण्य जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इन्हें, और आखिर समुद्र से तात्पर्य। तो ये रचनाएं इनकी खंड काव्य मुक्तक काव्य की रचना है इनकी नरेश मेहता जी की। दूसरे जो आते हैं
केसरी कुमार, इनका जन्म जो है 1919 और सदनपुर पटना में जन्म है इनका। और इनकी जो रचनाएं हैं वो काव्य कम मिलते हैं, बाकी और भी रचनाएं हमें मिलती हैं। साहित्य और समीक्षा है, साहित्य के नए धरातल, शंकाएं और दिशाएं, हिंदी के कहानीकार, बिरवे मोती, हरिओध और उनका महाकाव्य। इस प्रकार से केसरी कुमार की हमें रचनाएं इतनी ही मिलती हैं। और ये प्रपद्यवाद के प्रवर्तक हैं और बिहार सरकार की हिंदी प्रगति समिति के ये अध्यक्ष रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग में प्रोफेसर रहे हैं। तो ये सब बातें केसरी कुमार जी के बारे में है। फिर तीसरे आते हैं नलिन विलोचन शर्मा, जो कि न, नेके और न, जो लास्ट वाला न है, नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म और मृत्यु देख लीजिए। इनका जो जन्म मतलब जन्म जो है 1916 और मृत्यु जो है 1960 रही है। इनका भी व्यवसाय यही था कि ये पटना कॉलेज में प्राध्यापक रहे हैं। तीनों जो रहे हैं, नरेश मेहता, केसरी कुमार और नलिन विलोचन शर्मा, तीनों ही पटना के हैं और तीनों वहीं पे हैं, एक साथ रहे हैं। और इन्होंने जो है तीनों ने तभी तो ये प्रपद्यवाद का जो काव्य आंदोलन है ये चलाया है। इनके जो रचनाएं हैं वो है दृष्टिकोण है 1947, नकेन का प्रपद्य, साहित्य का इतिहास दर्शन। इन्होंने नकेन के प्रपद्य की भूमिका में प्रयोगवाद का समर्थन करते हुए प्रयोगवाद के प्रति आक्षेपों का उत्तर दिया है कि जो नकेन के प्रपद्य इनकी रचना है उसकी भूमिका जो है उसमें प्रयोगवाद का समर्थन किया है इन्होंने। और प्रयोगवाद के ऊपर जो भी आक्षेप लगाए हैं किसी भी आलोचक ने, उसका उत्तर इन्होंने इसमें दिया है नलिन विलोचन शर्मा में। एक प्रकार से हम कहें तो प्रपद्यवाद जो है वो प्रयोगवाद की ही शाखा रही है, जो हम कह सकते हैं। और आगे हम देखते हैं नलिन विलोचन शर्मा जी ने जो है अपने एक द्विपदी लिखी थी अपने विनोद भाव से, यानी कि एक हंसने वाले मिजाज से एक उन्होंने लिखे हैं 2-3 लाइनें, वो बताती हूँ आपको। दिल तो अब बेकार हुआ, जो कुछ है सो ब्रेन, हुई बकेन है कविता हुई नकेन। तो मतलब इनका कहने का तात्पर्य यह है कि कविता जो है बौद्धिक रूप से सघन और गाढ़ी होनी चाहिए, उसमें भावुकता की मिलावट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसमें बौद्धिकता होनी चाहिए, उसमें वैज्ञानिकता होनी चाहिए। इस प्रकार से ये बात करते हैं नलिन विलोचन शर्मा अपनी कविता के बारे में। और तीनों ने जो ये प्रपद्यवाद जो एक आंदोलन चला है, ये एक सुविचारित आंदोलन था, यानी कि इसके बारे में इन्होंने बहुत विचार किया था। तीनों का ही संगठन था ये, और तीनों ही जो है एक नगर पटना में रहते थे। तीनों ही सुशिक्षित थे, यानी कि पढ़े लिखे थे और देश विदेश के काव्य आंदोलन के गहरे जो है प्रणेता थे। इनके सिद्धांत सूत्र जो है हमें मिलते हैं, जो प्रपद्यवादी कविताओं को समझने के लिए जो इन्होंने 12 सूत्री शिक्षा जो नकेन के प्रपद्य जो काव्य संकलन है उसमें प्रपद्यवाद के सिद्धांत सूत्रों की घोषणा करी है इन्होंने। प्रपद्य 12 सूत्री शीर्षक इन्होंने दिया है उसका, जिसमें इन्होंने ऐसे 12 सिद्धांत हमें दिए हैं कि प्रपद्यवाद जो है भाव और व्यंजना का स्थापत्य है, ये स्वतंत्र है, सर्वतंत्र है और स्वतंत्र है, उसके लिए हमें किसी शास्त्र या दल की निर्धारित अनुपयुक्त है। प्रपद्यवाद जो है महान पूर्ववर्तियों की परिपाटियां जो चली आ रही हैं उसको निष्प्राण मानता है। प्रपद्यवाद दूसरों के अनुकरण की तरह अपना अनुकरण भी वर्जित मानता है, यानी कहता है किसी की चीज का अनुकरण नहीं करना चाहिए, किसी चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए, हर चीज जो होती है वो नई होनी चाहिए, ये कहते हैं ये लोग। प्रपद्यवाद को ये मुक्त काव्य नहीं मानते, स्वच्छंद काव्य की स्थिति अभिष्ट है, यानी स्वच्छंद काव्य मानते हैं अपने आप से। हर काव्य एक दूसरे काव्य से स्वच्छंद होना चाहिए, उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये प्रयोगशील प्रयोग को साधन मानते हैं, जबकि प्रपद्यवादी जो है वो साध्य मानते हैं, लक्ष्य मानते हैं अपना। प्रपद्यवाद की दृक वाक्य पद्य प्रणाली है। प्रपद्यवाद के लिए जीवन और कोश जो है, जीवन और कोश कच्चे माल की खान है, यानी कि उसी की बात करनी चाहिए। प्रपद्यवाद जो है प्रयुक्त प्रत्येक शब्द और छंद का स्वयं निर्माता, यानी कि हर शब्द को हर छंद को ये स्वयं निर्माण करते हैं उसका। प्रपद्यवाद जो है वो दृष्टिकोण का अनुसंधान है। और है प्रपद्यवाद मानता है कि पद्य में उत्कृष्ट केंद्रण होता है, और यही गद्य और पद्य में अंतर है कि पद्य जो होता है काव्य होता है उसी में जो होता है सबसे ज्यादा हम हर बात को केंद्रित करके बोल सकते हैं। किसी भी चीज को हमें गहराई में बोलना है तो हम काव्य में बोल सकते हैं, गद्य में नहीं बोल सकते। यही जो बात है वो गद्य और पद्य में अंतर बताता है हमें। प्रपद्यवाद मानता है कि चीजों का एकमात्र सही नाम होता है। तो इस तरीके से इन्होंने 12 सूत्रीय जो है अपना दिया है। बाद में इन्होंने जब नकेन 2 का इन्होंने जब प्रकाशन किया है तो 12 सूत्रों के साथ में इन्होंने 6 सूत्र और जोड़ दिए, और उसके बाद इन्होंने उसका जो है नाम दिया है प्रपद्य अष्टादश सूत्र की घोषणा करी है इन्होंने, जिसमें से एक सूत्र यह है कि प्रपद्यपाद जो है वो आयाम की खोज है और अभिनिष्क्रमण भी, ठीक वैसे जैसे वह भाव और व्यंजना का स्थापत्य है और उससे अभिनिष्क्रमण भी है। इस तरीके से इन्होंने और भी बताया है कि प्रपद्यवाद जो है चितेतना है, और प्रपद्यवाद मिथक का संयोजक नहीं सृष्टा है। प्रपद्यवाद बिंब का काव्य नहीं है, काव्य का बिंब है, काव्य की परछाई है, परछाई का काव्य नहीं है। प्रपद्यवाद जो है संपूर्ण अनुभव है, प्रपद्यवाद अविभक्त काव्य रुचि है। इस प्रकार से इन्होंने 6 सूत्र और जोड़ दिए। तो 18 सूत्रों के अलावा जो है इन्होंने फिर नकेन के प्रपद्य में पसपशा शीर्षक से केसरी कुमार ने प्रपद्यवाद की व्याख्या भी की है।
जो मैंने आपको बताया था कि व्याख्या की प्रपद्यवाद प्रयोग का दर्शन है, इस तरीके से बहुत सारी व्याख्या इन्होंने अपने प्रपद्यवाद के बारे में इन्होंने 12 सूत्र दिए, फिर 6 और जोड़ दिया, 18 सूत्र बना दी। इस प्रकार इनके प्रपद्यवाद के बारे में इन्होंने पूरा एक आंदोलन चलाया, जिसमें बहुत सूक्तियाँ इन्होंने प्रपद्यवाद के बारे में भी बताई हैं अपने जो इन्होंने रचनाएं करी हैं उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है प्रपद्यवाद यहाँ होता है, प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद। और उसके बाद हमारी जो नई कविता आती है, तो हमारा इसके बाद नई कविता हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभी जो है वीडियोस में गैप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है या मैं नहीं बना पाती वीडियो, तो आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से खुश रहिए हमेशा। थैंक यू।